सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 3 पेपर हैं आपके। एक पेपर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स। अपन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है ये पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके साथ मॉडर्न फिजिक्स का सॉलिड स्टेट डिवाइस दिया गया है। मतलब ये पेपर मिलके बना है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, ये डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट 4 है, यूनिट है आपकी 4, जिसमें से पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपके दे रखा है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम प्लस डायोड, नेटवर्क थ्योरम प्लस डायोड। दूसरी यूनिट है उसमें दे रखा है ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर। इसमें दे रखे हैं तीसरी में ट्रांजिस्टर प्लस उसके एप्लीकेशन, यानी ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन। चौथी यूनिट में है ऑसिलेटर और लॉजिक गेट। सबसे पहले पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कुछ बेसिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है यूनिट फर्स्ट, उसमें आता है कुछ परिभाषाएं हैं। जाल, नेटवर्क, यदि कोई परिपथ है, परिपथ में विद्युत स्रोत होगा और एलिमेंट होंगे, अवयव भी होंगे। ये अवयव हो सकते हैं प्रतिरोध हो गया R, प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। यानी किसी परिपथ में विद्युत स्रोत, किसी परिपथ में विद्युत स्रोत और विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर ये जुड़े हो तो उस परिपथ को जाल कहते हैं। उस परिपथ को जाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो। यदि किसी परिपथ में विद्युत स्रोत तथा विद्युत चालक अवयव, विद्युत स्रोत व विद्युत चालक अवयव जैसे प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर जुड़े हों
जुड़े हों, तो उस परिपथ को जाल कहते हैं। उस परिपथ को जाल कहते हैं। अब धारा स्रोत के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। धारा स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? विद्युत स्रोत के आधार पर, मान लो इसको विद्युत स्रोत के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। जाल को विद्युत स्रोत के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सक्रिय जाल, सक्रिय जाल। दूसरा है निष्क्रिय जाल, निष्क्रिय जाल। पैसिव नेटवर्क, दूसरा है एक्टिव नेटवर्क। सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल में क्या होता है? विद्युत स्रोत होता है, विद्युत स्रोत होता है, और निष्क्रिय जाल में विद्युत स्रोत नहीं होता, यानी करंट फ्लो इसमें नहीं होता, इसमें करंट फ्लो होता है। तो सक्रिय जाल में लिख लो, सक्रिय जाल में लिख लो वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत लगा हो, सक्रिय जाल कहलाता है। निष्क्रिय जाल वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा हो। जैसे एग्जाम्पल आरसी हो गया, एलसी हो गया, एलसीआर हो गया। एलसीआर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये विद्युत स्रोत है, यहाँ आपका एल हो गया, सी हो गया, ये आर हो गया, एल सी आर, ये वोल्टेज सोर्स। तो इस जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है या जो जाल है, इसमें क्या है? विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है तो करंट फ्लो होगा। करंट को कैसे देख सकते हैं? एमीटर है, एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में, लगा दिया। तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया? एक्टिव, क्योंकि विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। दूसरा है आपका निष्क्रिय जाल, इसमें विद्युत स्रोत नहीं होता, विद्युत स्रोत नहीं होता। ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया, स्रोत जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये हो गया विद्युत स्रोत। यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। एमीटर, करंट का मान 0 एम्पियर, करंट फ्लो नहीं होगा। जो निष्क्रिय जाल है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। अब जैसे ये तो हो गया विद्युत स्रोत के आधार पर दो भागों में, सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। अब होता है टर्मिनल के आधार पर। टर्मिनल के आधार पर, जिसे आपने लॉजिक गेट पढ़ रखे होंगे। ये एंड गेट है, ये इसके टर्मिनल हैं जहाँ से सिग्नल जाते हैं और जहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया। टर्मिनल के आधार पर तीन भागों में, आपके तीन के हैं। पहला है चतुर टर्मिनल,
जाल। दूसरा है त्रि टर्मिनल जाल। तीसरा है आपका द्वि टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल, 4 टर्मिनल। थ्री टर्मिनल, और ये 2 टर्मिनल। इसमें क्या होगा, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट। जैसे ये आपका कोई नेटवर्क है, इसमें ये 4 टर्मिनल हो गए। 2 इसमें इनपुट हो गए, ये वाले इनपुट सिग्नल अंदर जाएगा, यहाँ से सिग्नल बाहर जाएगा। तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो यहाँ 4 टर्मिनल हो गए। एक टर्मिनल ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4 टर्मिनल हो गए। 3 टर्मिनल में क्या होगा, जो एक टर्मिनल है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो जाएगा। जैसे ये आपके पहले थे 4 टर्मिनल नेटवर्क हो गया, ये वाले। इसमें ये दोनों टर्मिनल हैं, ये उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन हो गए। तो ये दोनों टर्मिनल मिलके एक नया टर्मिनल बना लेंगे। ये दोनों टर्मिनल मिलके एक नया टर्मिनल बना लेंगे। जैसे पहले था ये 1 था, ये 1 था, ये दूसरा 2 था, ये 2 था। तो 1 और 2 मिलके एक नया टर्मिनल बना लिए। मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट मिलके उभयनिष्ठ टर्मिनल बना लेते हैं। उभयनिष्ठ टर्मिनल बना लेते हैं। यहाँ तक लिखो एक बार। तीसरे में क्या होता है, जो द्वि टर्मिनल है, इसमें भी 2 इनपुट 2 आउटपुट, ये 1 1, ये 2 2। जो 2 आउटपुट और ये इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल। ये आउटपुट टर्मिनल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, दोनों शॉर्ट, लघुपतित। यानी जो आउटपुट टर्मिनल थे वो शॉर्ट हो गए, इनको आपस में जोड़ दिया। तो कितने टर्मिनल बच गए, 1 और 2। तो ये 2 टर्मिनल हो गए। तो इसमें लिख लो 4 टर्मिनल नेटवर्क में लिखो यदि किसी जाल में दो इनपुट, या इसको बोलते हैं निर्गम और इसको निर्गत, इंग्लिश में थोड़ा इजी रहेगा।
यदि किसी जाल में दो इनपुट टर्मिनल तथा दो आउटपुट टर्मिनल हो, अर्थात कुल 4 टर्मिनल हो, ऐसे जाल को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। ऐसे जाल को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। ये हो गया। जाल डायग्राम बना लेना ये वाला। दूसरा है, यदि किसी जाल में दो इनपुट टर्मिनल हों और दो आउटपुट टर्मिनल हों। यदि किसी जाल में दो इनपुट टर्मिनल हों और दो आउटपुट टर्मिनल हों तथा एक इनपुट टर्मिनल तथा एक आउटपुट टर्मिनल, एक इनपुट टर्मिनल तथा एक आउटपुट टर्मिनल मिलकर उभयनिष्ठ टर्मिनल बना ले। एक इनपुट टर्मिनल तथा एक आउटपुट टर्मिनल मिलके एक उभयनिष्ठ टर्मिनल बना ले, अर्थात जाल में कुल 3 टर्मिनल हों। ऐसे जाल को त्रि-टर्मिनल जाल या 3 टर्मिनल जाल कहते हैं। ऐसे जाल को त्रि-टर्मिनल जाल या त्रि-टर्मिनल जाल कहते हैं। तीसरा लिखो, द्वि-टर्मिनल जाल। ये वाला डायग्राम बना लेना। इसमें ये इनपुट था, ये आउटपुट थे, दोनों कॉमन हो गए और ये 1 2 हो गया। इसमें लिखो, यदि किसी जाल में दो इनपुट टर्मिनल हों तथा दो आउटपुट टर्मिनल हों, दो इनपुट टर्मिनल हों, दो आउटपुट टर्मिनल हों तथा दोनों आउटपुट टर्मिनल को लघुपथित कर दे, तथा दोनों आउटपुट टर्मिनल को लघुपथित कर दे, तो जाल के 2 टर्मिनल रहेंगे। तो जाल में 2 टर्मिनल रहेंगे। ऐसे जाल को द्वि-टर्मिनल जाल कहते हैं। वो वाला डायग्राम बना लेना। उसमें जो आउटपुट हैं उनको शॉर्ट किया गया है। अब आता है विद्युत स्रोत। दूसरा है विद्युत स्रोत या स्रोत। इसमें लिखो, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वोल्टेज सोर्स
एक होता है धारा स्रोत, करंट सोर्स, करंट सोर्स। एक धारा स्रोत होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। ये दोनों रियल भी होते हैं, ये दोनों रियल भी होते हैं और आइडियल भी होते हैं। आइडियल आदर्श और रियल वास्तविक। वास्तविक, ये दोनों रियल भी होते हैं और आइडियल भी होते हैं। तो लिखो, विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, वोल्टा स्रोत व धारा स्रोत। विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, वोल्टा स्रोत, दूसरा है धारा स्रोत। ये दोनों आदर्श स्रोत, ये दोनों आदर्श स्रोत तथा वास्तविक स्रोत होते हैं। दोनों स्रोत आदर्श स्रोत और वास्तविक स्रोत भी होते हैं। पहला लेते हैं वोल्टा स्रोत। वोल्टा स्रोत दो प्रकार के, कौन कौन से? पहला है आपका आदर्श वोल्टा स्रोत, दूसरा है वास्तविक वोल्टा स्रोत। आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा है रियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। इसमें लिखो, वह वोल्टेज या यह वोल्टा स्रोत, यह वह वोल्टा स्रोत जिसमें श्रेणी क्रम में वह वोल्टा स्रोत जिसमें श्रेणी क्रम में कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं हो, कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं जुड़ी हो, वह वोल्टा स्रोत जिसमें श्रेणी क्रम में कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं जुड़ी हो। जैसे यहाँ मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, ये वोल्टेज सोर्स है, इसमें आंतरिक प्रतिबाधा जो यहाँ जुड़ी होती है ये जुड़ी नहीं हो, कोई आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी नहीं हो। ये लोड प्रतिबाधा होगी ZL, लोड प्रतिबाधा, और ये वोल्टेज सोर्स, आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी नहीं हो। ऐसे स्रोत को क्या कहेंगे? आदर्श वोल्टेज स्रोत। नहीं हो तथा लोड प्रतिबाधा ZL का मान स्थिर रहे तथा
लोड प्रतिबाधा ZL का मान स्थिर रहे। ऐसे वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। मतलब श्रेणी क्रम में कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं होती, इसके कारण ZL में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? ऐसा जो स्रोत है इसको बोलते हैं आदर्श वोल्टता स्रोत। दूसरा है आपका वास्तविक वोल्टता स्रोत। ये हो गया आपका वास्तविक वोल्टता स्रोत। इसमें क्या होगा? जो वोल्टेज सोर्स होगा उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी होगी। जैसे ये वोल्टेज स्रोत है, इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ZS आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी होगी। ये हो गया आपकी आंतरिक प्रतिबाधा। ये ZL होगी लोड प्रतिबाधा। लोड प्रतिबाधा तो इसमें लिखो वह वोल्टता स्रोत जिसके श्रेणी क्रम में वह वोल्टता स्रोत जिसके श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी हो, आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी हो तथा लोड प्रतिबाधा का मान स्थिर नहीं हो तथा लोड प्रतिबाधा का मान अस्थिर हो तथा लोड प्रतिबाधा का मान अस्थिर हो, ऐसे स्रोत को वास्तविक वोल्टेज सोर्स, ऐसे स्रोत को वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। कोई भी स्रोत आदर्श नहीं होता, वास्तविक होता है। आदर्श की कल्पना की गई है लेकिन होते रियल ही हैं। आइडियल की कल्पना की गई है। तो ये कौन सा हो गया? रियल वोल्टेज सोर्स। यही लेंगे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, रियल वोल्टेज सोर्स ही काम में लेंगे। ये हो गया वोल्टता स्रोत। दूसरा है आपका करंट सोर्स, धारा स्रोत। करंट सोर्स, धारा स्रोत। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आदर्श धारा स्रोत, दूसरा होता है वास्तविक धारा स्रोत। आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। ये आइडियल हो गया और ये हो गया रियल। इसमें एक करंट स्रोत होगा, उसके श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी होगी। जैसे यह आपका करंट सोर्स हो गया, इसका ये श्रेणी क्रम हो गया। यहाँ पर ZS जुड़ा होगा और यहाँ पर लोड प्रतिबाधा ZL। ये तो आ गई आपकी लोड प्रतिबाधा, ये आ गई आपकी आंतरिक प्रतिबाधा। अब इसका भी मान होगा, एक तो फाइनाइट वैल्यू और दूसरा होगा इनफाइनाइट।